आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होता है और मैट्रिसेस कितने प्रकार के होते हैं, इन चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। पिछले वाले वीडियो में मैंने मैट्रिसेस को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक बार आप उस वीडियो को भी जरूर देख लेना, ठीक है। तब इस वीडियो पे आओगे तो आपके लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि वहां पे जब आपको भाई यही नहीं पता है कि मैट्रिसेस क्या होता है तो उसके टाइप्स जानकर क्या करोगे। हाँ, यदि आपको पता है मैट्रिसेस क्या होता है, टाइप्स जान लो, बहुत बढ़िया बात होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में क्या है, तो सबसे पहले हमको कॉलम मैट्रिक्स को समझना है कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। इसको हिंदी में हम लोग स्तंभ आव्यूह कहते हैं, ठीक है। तो हिंदी वाले के लिए भी यहाँ पे मैंने वर्क किया है, तो हिंदी में इसको स्तंभ आव्यूह कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब देखो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब ये है, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब ये है कि किसी मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम होगा, रो कितने भी हो सकते हैं, क्या समझे, कितने भी रो हो सकते हैं, लेकिन कॉलम कितना होगा, कॉलम सिर्फ और सिर्फ एक होगा, ठीक। वो हमारा क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है। तो अगर मैं लिखता हूं मैट्रिक्स ए, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से मैं लिख सकता हूं 2 0 1 4। तो इसमें ये एलिमेंट हो गया। अब इसमें कॉलम रो कितने हैं, तो रो है हमारे 4 और कॉलम कितने हैं, 1। तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स यहाँ पे उसी चीज को इंग्लिश में लिखा हुआ है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज वन कॉलम। यदि इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने कॉलम होते हैं, एक ही कॉलम होते हैं, ठीक है। अब इसी चीज को मैं मैट्रिक्स ए को कुछ इस प्रकार से भी लिख सकता हूं कि ये ए आई जे होगा, और इसमें रो तो कितने भी हो सकते हैं, यानी कि एम रो हो सकते हैं, लेकिन कॉलम कितने होने हैं, 1 ही होने हैं। तो ये हमारा कॉलम हो गया, दैट्स इट। ये हमारा क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है। अब बात करते हैं हम लोग रो मैट्रिक्स की, कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स को हिंदी में पंक्ति आव्यूह भी कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है, जैसे कि कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होते हैं, उसी तरीके से रो मैट्रिक्स में केवल एक ही रो होते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम, उसी तरीके से रो मैट्रिक्स में एक ही रो। तो रो मैट्रिक्स में केवल और केवल एक ही रो होता है। तो ये हमारा मैट्रिक्स ए जो है, ये कुछ इस प्रकार से ले, सपोज 1 -1 √2 4, कितने भी हो सकते हैं कॉलम तो, लेकिन रो जो है वो एक ही होंगे, और कॉलम इसमें कितने हैं, 4 हैं। तो ये 1/4 मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, चीजें समझ में आ गया कि रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एक ही रो हो, क्या हो, एक ही रो हो। बहुत सिंपल है। आगे बात करते हैं अब हम लोग, आगे हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को हिंदी में क्या कहोगे, वर्ग आव्यूह। यदि आप हिंदी के स्टूडेंट हो तो हिंदी में वर्ग आव्यूह कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो समझो, आसान आसान है बहुत। देखो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों ही क्या हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों ही आपस में इक्वल हो, समझे बात। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों ही आपस में इक्वल हो, उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक। अब देखो क्या होगा, इसके एग्जाम्पल अगर लिखना चाहोगे तो कोई मैट्रिक्स ए जो है, इसमें मैं कुछ 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ। 3x3 क्या हो गया, रो भी 3 कॉलम भी 3। तो ये हमारा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये जो मैट्रिक्स है हमारा, ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। ये 3x3 ऑर्डर का है, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि जितने रो है उतने ही कॉलम है, ठीक है। एक और मैट्रिक्स मैं लिख लेता हूं, एक मैं 2x2 का बनाना चाहता हूं, तो बी, तो ये हो जाएगा हमारा B11 B12 B21 और B22। तो ये हमारा मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई मैट्रिक्स में सी बनाना चाहता हूं, ठीक ना, कोई मेरा मैट्रिक्स सी है जिसमें केवल A11 ही है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, तो भैया ये जो है, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही रो है एक ही कॉलम है, ठीक ना, एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक। अच्छा, क्या ये मैट्रिक्स जो है ये कॉलम मैट्रिक्स होगा, हो जाएगा। क्या ये मैट्रिक्स जो है रो मैट्रिक्स होगा, हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको क्या करना है, रो मैट्रिक्स में जो है रो एक होने चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम एक होने चाहिए, तो भाई वो चीज तो है इसमें, तो ये दोनों हो जाएगा, और साथ साथ में स्क्वायर भी हो जाएगा। समझ गए बात। तो इस टाइप के जो मैट्रिक्स होंगे आपके, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएंगे। ओके, क्लियर है बात।
एक बार कमेंट करके भी बताया करो कि भाई ये चीजें क्लियर है, ये चीज हमको अच्छे से समझ में आ रहा है, ये चीज हमको अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है। इससे मुझे मालूम चलता है कि यार भैया आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका कुछ मिल भी रहा है किसी को या फिर नहीं मिल रहा है। चलिए अब देखते हैं डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, तो भैया ये जो मैट्रिक्स है, ये हमारा जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें A11, A22, A33 ये जो एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स को हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। ये B11, B22 ये क्या हो गया, ये हमारा डायगोनल एलिमेंट हो गया। समझ गए बात। तो अगर कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है, एग्जाम्पल वगैरह लिख करके देख सकते हो तुम, ठीक ना। अगर कोई मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है जो कि ये है हमारा 1 2 4 0 1 3 0 2 5, तो इसमें जो डायगोनल एलिमेंट है 1, ये भी 1 हो गया और ये 5, तो ये डायगोनल एलिमेंट हो जाएंगे। अगर कोई और एलिमेंट मैट्रिक्स लिखा हुआ है, लेट्स सपोज 0 1 2 4, तो डायगोनल एलिमेंट इसमें क्या हो जाएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स जो है इसमें आपके हो जाएंगे 0 और 4, तो ये आपके हो जाएंगे डायगोनल एलिमेंट्स। तो आई होप आपको डायगोनल एलिमेंट समझ में आ गया। डायगोनल एलिमेंट इज वेरी इजी, ये सारे जो है A11, A22, A33 ये सब डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, B11, B22 ये सब डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर कोई इन जनरल n by n मैट्रिक्स लिखा हुआ है, फिर m by m मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसमें A11, A22, A33, A44 एंड सो ऑन करके ANN ये जो हमारा एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट हमारा डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा। समझ गए बात, डायगोनल एलिमेंट क्या होता है। अब बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे कि भैया डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। अगर कोई मैट्रिक्स है उसको डायगोनल होना है, अगर कोई मैट्रिक्स है उसको डायगोनल होना है, तो उसको क्या होना पड़ेगा, उसको स्क्वायर होना पड़ेगा, दैट्स इट, उसको स्क्वायर होना पड़ेगा। उसके बाद उसको हम डायगोनल कब कहेंगे, फिर इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। इस चीज को ध्यान दो, ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, यानी कि जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। समझे बात, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो गया, तो डायगोनल मैट्रिक्स वो हो गया जिसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का क्या मतलब है यहाँ पे, तो भैया अभी आपको समझा देता हूँ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का क्या मतलब है। तो ये देखो, ये जो एलिमेंट है, ये 0 और 4 ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स है। तो ये जो एलिमेंट्स हो गया ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, दैट्स इट। ये सारे एलिमेंट्स क्या है, डायगोनल है, तो ये एलिमेंट्स जो है और ये सब के सब क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है। तो भैया नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए, तो वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स बन जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखना चाहूँ, तो मैट्रिक्स ए जो है मेरा, ये मैं 0 नहीं 2 0 0 5 0 5 0 0 0 9, ये मैंने जो मैट्रिक्स लिख दिया, ये हमारा मैट्रिक्स क्या है, ये हमारा मैट्रिक्स जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि इसके सारे के सारे नॉन जीरो एलिमेंट, क्योंकि इसमें सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो जीरो है, इसीलिए ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर मैं यहाँ पे एक और मैट्रिक्स लिखता हूँ, मैट्रिक्स बी, और ये 2 बाई 2 का, तो ये मैंने लिख दिया क्या, सपोज माइनस का 1 0 0 और ये 5, तो फिर से ये जो मेरा मैट्रिक्स है ये क्या है, तो ये मेरा मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ये चीजें आपको क्लियर हो गया होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। अब यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है वही सारी चीजें जो है वर्ड में लिखे गए। देखो बी आई जे जो है, अगर कोई मैट्रिक्स बी आई जे स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसी को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। कब कहेंगे भैया, तो जब कहेंगे जब बी आई जे जीरो होगा। जीरो कब होगा, जब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा। भाई ये दोनों आपस में इक्वल हो गया तो उस समय तो ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है, लेकिन जैसे ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट, और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाएगा। क्लियर है बात। अब अगला समझते हैं, अगला कौन सा मैट्रिक्स है हमारा। तो अगला मैट्रिक्स जो है हमारा वो है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है,
तो स्केलर मैट्रिक्स इज वेरी सिंपल, देखो क्या लिखा हुआ, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स। तो भैया डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, लेकिन स्पेशलिटी क्या होता है, तो स्पेशलिटी ये होता है, देखो इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट इक्वल है या फिर नहीं है इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में जो है डायगोनल एलिमेंट्स को इक्वल होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा आगे क्या है, तो सबसे अब यहाँ पे जो है एक चीज तो हमको समझ में आना चाहिए कि भाई अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो वो स्क्वायर तो होगा ही होगा, अगर डायगोनल है तो स्क्वायर होगा, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। बस उसकी स्पेशलिटी क्या है, तो इसकी स्पेशलिटी है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होते हैं, किसके, डायगोनल मैट्रिक्स के। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, तो वही जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो इक्वल हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूँ, हमारा जो मैट्रिक्स है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, लेट्स सपोज 5 0 0 0 5 0 0 0 5। तो ये मेरा कौन सा मैट्रिक्स हो गया, ये मेरा स्केलर मैट्रिक्स हो गया, समझ गए बात। और भी मैट्रिक्स मैं लिख सकता हूँ, मैट्रिक्स बी लिख लिया, लेट्स सपोज ये मैंने लिख लिया 7 0 0 7, तो फिर से ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स हो गया। ये 3/3 का हो गया एंड ये 2/2 का हो गया, समझ गए बात। तो अब देखते हैं अगला मैट्रिक्स हमारा कौन सा है। देखो अगला मैट्रिक्स है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो भैया ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स अब क्या होता है, तो बस सुनते जाओ, आपको पूरी बात समझ में आएगी, अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्या कह रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज बहुत 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 सिंपल, इज बहुत सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक ना। कौन सा मैट्रिक्स होता है, क्या होता है इसकी प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे ए आई जे लिखा हुआ है कि ये 1 होता है इफ आई इज इक्वल टू जी, आई इज इक्वल टू जे। सिंपल सी बात ये है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 1 होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 होते हैं, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो 0 होते हैं। तो हमारा इस टाइप का जो मैट्रिक्स होगा, लेट्स सपोज मैट्रिक्स ए जो कि हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया दोस्तों। कितने ऑर्डर क्या है इसका, तो ऑर्डर 3/3 है। अगर कोई दूसरा मैट्रिक्स बी लिख लेता हूँ, लेट्स सपोज 1 0 0 1, तो ये भी क्या है, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्यों है आइडेंटिटी, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ, जरा आप मुझे बताओ, क्या ये जो मैट्रिक्स है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्या वो स्केलर मैट्रिक्स है, बिल्कुल है। स्क्वायर तो है ही, क्या डायगोनल मैट्रिक्स है, तो बिल्कुल है यार। इसमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 तो हो ही रहा है, तो बिल्कुल डायगोनल मैट्रिक्स भी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, तो बिल्कुल डायगोनल मैट्रिक्स भी है। अब चलिए अगला देखते हैं, अगला हमारा है जीरो मैट्रिक्स। तो भैया जीरो मैट्रिक्स क्या है, तो जीरो मैट्रिक्स तो सबसे हलवा यार, जीरो मैट्रिक्स जो है ना उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 हो जाते हैं, ठीक ना। तो हमारा कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट ही 0 हो गया, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये हमारा जीरो मैट्रिक्स हो गया, और ये 3/3 का जीरो मैट्रिक्स हुआ है दोस्तों, समझ रहे हो बात, 3/3 का। अगर कोई दूसरा मैट्रिक्स बी लिखता हूँ, लेट्स सपोज 0 0 0 0, तो ये क्या हो गया, ये भी जीरो मैट्रिक्स है, ये 2/2 का जीरो मैट्रिक्स है, ठीक। तो ये हमारा जीरो मैट्रिक्स होता है। आई होप आपको जीरो मैट्रिक्स भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। ऐसा कुछ है नहीं, टाइप्स हम लोग देख रहे हैं यार। अब समझते हैं हम लोग किसको, तो अब समझते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को, कि भैया इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो देखो जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो जाते हैं ना मेरे भाई, तो वही इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। कैसे, तो देखो सबसे पहले तो ये समझो कि दो मैट्रिक्स जो है आपस में इक्वल कब होंगे, तो दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल एक ही शर्त पे होंगे, जब उनके ऑर्डर सेम होंगे, जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। और दूसरा क्या, तो दूसरा भी शर्त है कि उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्या कहने का मतलब है, उसी चीज को यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेना जो मैंने एक्सप्लेन किया है। कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, इसमें एलिमेंट्स है A11 A12 A13 और A21 A22 A23, और कोई दूसरा मैट्रिक्स है बी, उसका जो है उसमें एलिमेंट है B11 B12 B13 B21 B22 B23। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम आपस में इक्वल कहेंगे, और कब कहेंगे, अब देखो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होंगे। सबसे पहले इनका ऑर्डर चेक करो, ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर है 2/3, भाई दो रो है और 3 कॉलम है, तो ऑर्डर तो 2/3 हो गया। अब इसका भी ऑर्डर जो है 2/3 हो गया, तो ऑर्डर तो सेम हो गया। दूसरा क्या होना चाहिए, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, यानी कि A11 B11 के इक्वल, A11 इक्वल टू B11
और A12 जो है इक्वल होना चाहिए B12 के, और A13 इक्वल होना चाहिए B13 के। बस अब आप समझ गए होंगे। A21 इक्वल होना चाहिए B21 के, A22 इक्वल होना चाहिए B22 के, और A23 इक्वल होना चाहिए B23 के। तब हम क्या कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, दोनों मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B जो है आपस में इक्वल है। ठीक है, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स यही होता है कि दो मैट्रिक्स जो है वो आपस में इक्वल कब होंगे। आई होप आप मेरे बात को समझ रहे होंगे भैया। अब चलिए अब देखते हैं, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, इस चीज को देख लेते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो कह रहा है कि ABCXYZ इनका वैल्यू आप निकाल करके बताओ। आसान है। अगर ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो भैया इनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि x+3 0 के इक्वल होगा, z+4 6 के इक्वल होगा, 2y-7 3y-2 के इक्वल होगा। बस कंसेप्ट हमारा अगर क्लियर है, एकदम धाकर है, तो इसमें क्या ही है यार। x+3 जो है किसके इक्वल हो गया, 0 के, तो यहाँ से x का वैल्यू -3 आ गया। दूसरा क्या, z+4 किसके इक्वल हो गया, 6 के, तो z का वैल्यू क्या आ गया, 6 - 4 जो कि 2 आ गया। तीसरा क्या, 2y, तो 2y-7 किसके इक्वल हो गया, 3y-2 के। तो यहाँ से हमारा जो y का वैल्यू आ रहा है, इसको सॉल्व कर लो, चलो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ से 3y-2y इज इक्वल टू -7 + 2, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा y का वैल्यू आ रहा है -5 के इक्वल। अच्छा, उसी तरीके से अब हमको a, b और c भी चाहिए, ठीक ना। तो a, b, c चाहिए, तो यार बहुत सिंपल है ना। देखो इसको ये a-1 और -3 आपस में इक्वल हो जाएंगे, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स, क्यों, आपस में इक्वल मैट्रिक्स है। तो हमारा क्या हो जाएगा, a-1 आपस किसके इक्वल, -3 के, तो यहाँ से a का वैल्यू -2 आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे b-3 किसके इक्वल होगा, b-3 इसके b 2b+4 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से b का वैल्यू, और c यहाँ पे 2c+2 ये 0 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से c का वैल्यू मिल जाएगा। इतना तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, मुझे पता है। तो ये था आपका इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, जो भी मैंने कंसेप्ट बताया है। अब देखो आपको करना क्या है, यहाँ पे एक और एग्जांपल है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, उसी कंसेप्ट पे है। ये 2a + b जो है 4 के इक्वल हो जाएगा। चलो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 2a + b जो है ये 4 के इक्वल हो जाएगा, और दूसरा क्या, a - b जो है ये -3 के इक्वल आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे ए बी सी डी है ना, 2 इक्वेशन बनेगा, देखो 2 नहीं इवन 4 इक्वेशन बनेंगे यहाँ पे। देखो अब ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया, और तीसरा क्या, 5c - d किसके इक्वल हो गया, 11 के, ये हमारा तीसरा हो गया। एंड 4c + 3d जो है हमारा हो गया 24 के, तो ये हमारा चौथा इक्वेशन हो गया। समझे बात। अब क्या करना है, तो भाई इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। देखो इसमें a भी आ रहा है, इसमें a भी आ रहा है, तो दोनों को सॉल्व करो, यहाँ से a मिल जाएगा, फिर b भी मिल जाएगा, ठीक ना। तो सॉल्व करके यहाँ से a b का वैल्यू निकाल लेंगे। इन द सेम वे इसको सॉल्व करेंगे, a और b, इसको सॉल्व करेंगे तो c और d निकाल लेंगे। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए हमको जो है यहाँ पे इसका कोफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ अगर मान लो d को एलिमिनेट करना चाहते हो तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के दोनों कोफिशिएंट आपस में इक्वल होंगे। इतना तो सॉल्व तो कर ही लोगे आप लोग, उम्मीद है मुझे कि आप लोग ये कर लोगे, आसान है। अब देखो आपको क्या करना है, अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को आप लगाओगे, खुद से लगाओगे, बनेगा क्वेश्चन अगर आपने कंसेप्ट समझा है तो। और जो क्वेश्चन आपसे ना बने उसको आप कमेंट करके बताओ कि ये वाला क्वेश्चन भैया नहीं बना है, बना करके बता दीजिए, समझा दीजिए। उस क्वेश्चन का मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको चीजें समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।